गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। हमने बोमेन्स कैप्सूल अच्छी तरह से किया था और अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने यहाँ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पहले ही ड्रॉ करके रखा है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब हमारे पास अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल का हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और अब हमारे पास है द नेक्स्ट दिस वेरी पार्ट विच यू सी इट इज हाईली कॉइल्ड। डायग्रामेटिकली जैसे मर्जी दिख रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, दिस पार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज नोन एज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात एक अच्छे तरीके से कर लेते हैं। देखिए, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, देखिए पहला पॉइंट तो यही आ जाता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। नेक ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ये हमें ऊपर एक पार्ट दिखाई दे रहा है विच इज दिस पार्ट इज द बोमेन्स कैप्सूल। चलिए इसे भी लेबल कर लेते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। अब इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें ये एक बहुत ही हाईली कॉइल्ड रीजन नजर आ रहा है। किस पार्ट में? यहां मैंने एक लाइन डिमार्केट की है। लेट अस डिमार्केट दिस एज कॉर्टेक्स आउटर पार्ट एंड दिस इज मेडुला पार्ट। ये मेडुला पार्ट है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, अब इसमें है क्या, कंपोज्ड ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम। देखिए, क्यूबाइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई। हम इसे कई बार ये भी कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो देखिए, यहां पर माइक्रोविलाई का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, क्योंकि ये जो सेल्स हैं, क्यूबाइडल सेल्स होते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। जैसे ये सपोज ये हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, और ये यहाँ हमारे पास क्या आ गई। अब आगे किस तरह के लेयर्स होंगे, लेयर्स कैसे होंगे? अब हम एक एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ले लेते हैं। जैसे यहां से हम ले लेते हैं, ये इसके पास माइक्रोविलाई इस तरह से होंगे सेल्स के पास। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरह से सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, माइक्रोविलाई सेल्स। और ये जो माइक्रोविलाई यहाँ प्रेजेंट है, दीज आर द माइक्रोविलाई क्यूबाइडल सेल्स है। इनके पास क्या होता है, दे हैव अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऐसा क्यों? देखिए, अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया है, और उसके साथ साथ इनके पास क्या है, अबंडेंट फूड रिजर्व्स हैं। फूड रिजर्व्स हैं। पॉइंट क्यों मैं साथ साथ लिख रहा हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है लगातार नेचुरली माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी देगा तो इनका काम क्या है, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। तो चलिए कोई बात नहीं, हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। सो दिस इज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। तो ये ध्यान रखिए कि ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड सेक्रीशन इसका काम है। तो ये इसीलिए कर पाता है क्योंकि माइक्रोविलाई यहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई अबंडेंट क्वांटिटी में होते हैं, तो इस वजह से ये अपना काम कर पाता है। अब दूसरी चीज यहाँ ये आती है कि ये एक और बड़ा इनका काम होता है। ये जो माइक्रोविलाई हैं, हम सभी जानते हैं, दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव एरिया। देखिए, एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ा देते हैं,
एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ा देते हैं। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट काम है। सो देखिए ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है हमारे कॉर्टेक्स रीजन में मेन इनका यही है, एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाते हैं और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन करते हैं। क्लियर? अब जैसे ये अ, आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू दिस एरिया। ये पीसीटी इट स्ट्रेटन्स अ बिट। जैसे ही ये मेडुला रीजन में जाता है, इट स्ट्रेटन्स अ बिट and enters into a U-shaped hairpin loop like structure। ये देखिए, तो ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है? दिस इज बेसिकली द लूप ऑफ हेनले। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका भी आगे बहुत बड़ा रोल आएगा, तो हम इसे हम जब अब जरा इसी स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पहुंच चुके हैं हम लूप ऑफ हेनले पे। चलिए थर्ड पार्ट हम यहाँ ले लेते हैं। इट इज द लूप ऑफ हेनले। तो जैसा कि मैंने कहा, इट इट अराइजेस फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट द कॉर्टेक्स पार्ट। जैसे ही ये कॉर्टेक्स पार्ट से अराइज होता है, पीसीटी कॉर्टेक्स से होते हुए मेडुला में एंटर करता है, थोड़ा सा स्ट्रेटन होता है और आगे जाके यही, ये देखिए यहाँ पर थिक वॉल ट्यूब है। जैसे ही आगे जा रही है, इट इज बिकमिंग थिन वॉल्ड, और जैसे ये थिन वॉल नीचे की तरफ आ रही है, घूमकर फिर से ऊपर की तरफ जा रही है, एंड अगेन इट बिकम्स थिक वॉल्ड एंड इट एंटर्स इनटू द कॉर्टेक्स रीजन। तो ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज यू शेप्ड, हम इसको कह सकते हैं, या हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर, हेयर पिन loop like structure. Now if you see here, it has two limbs। देखिए इसके पास दो लिम्स है। वो दो लिम्स क्या है? एक हमारे पास ये लिम्ब दिखाई दे रही है जो नीचे की तरफ जा रही है, which is coming downwards। ये डाउनवर्ड्स जा रही है, and this is known as descending limb। we all know that descending limb। और यहीं से घूमकर ये ऊपर की तरफ जा रही है। If you see this limb, this is ascending limb। It again entering into the cortex region, वापस जाएगी। So this is ascending limb। Clear? अब जो descending limb है, जो descending limb और ascending limb, दोनों लिम्स के पास देखिए एक ही तरह की एपिथेलियम है। अगर इनके थिन रीजन्स देखे जाए, तो थिन रीजन्स के पास एक ही तरह की एपिथेलियम है, और वो है स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। लेकिन जब हम यहां चलते हैं, जैसे ही हम ऊपर की तरफ आते हैं और इस थिक रीजन में आते हैं, ये थिक रीजन जो है असेंडिंग लिम्ब का हिस्सा जो है, दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ, दिस थिक रीजन कंसिस्ट ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम। यहां पर आपको क्यूबाइडल एपिथेलियम मिलेगी। हालांकि ये क्यूबाइडल एपिथेलियम बिल्कुल उसी तरह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे इसमें भी अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, अबंडेंट फूड रिजर्व। अब ऐसा क्यों होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में देखेंगे, पर यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होता है। जहां तक अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब की, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हम अलग अलग बात करते हैं। देखो डिसेंडिंग लिम्ब जैसे ही नीचे आ रही है, थिन वॉल्ड हो रही है, और इसका एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, दे आर इम्परमिएबल टू आयंस, दे आर कंप्लीटली impermeable to ions and permeable to water only। सिर्फ पानी के लिए परमिएबल है। they will only allow water and no exit of ions or entry of ions here। किसी भी चीज की ये एंट्री नहीं देंगे, सिर्फ पानी के लिए परमिबिलिटी है इनकी। और जहां तक असेंडिंग लिम्ब का सवाल है, देखिए असेंडिंग लिम्ब का सवाल है, तो असेंडिंग लिम्ब क्या है? इट इज परमिएबल टू आइंस। देखिए ये आइंस के लिए परमिएबल है, एंड इम्परमिएबल इम्परमिएबल टू वाटर। तो दोनों में देखिए
तो फ़र्क क्या आ गया? फ़र्क आ गया कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो कुछ काम कर रही है और असेंडिंग लिम्ब जो है वो कुछ काम कर रही है। अब इसका इम्पोर्टेंट रोल यहाँ हम एक और मैकेनिज़्म में भी समझेंगे। यूरिन फॉर्मेशन में तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़्म हैं जो काउंटर करंट मैकेनिज़्म शो करते हैं। यानी वो कॉन्सन्ट्रेटेड यूरिन की एक्सक्रीशन करते हैं टू कंज़र्व द वाटर। काउंटर करंट मैकेनिज़्म ही यही है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन टू कंज़र्व वाटर। अब यहाँ पर देखो कि ये लिम्ब जो है, इसके अंदर जो जो भी फ़िल्ट्रेट आएगा, वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना? है ना? डाउन ट्रेंड में आएगा। लेकिन इसके ऑपोज़िट अगर असेंडिंग लिम्ब में जाएँ, तो यहाँ पर जो भी फ़िल्ट्रेट आएगा, वो किस ट्रेंड में चल रहा है? अप ट्रेंड में। तो ये भी काउंटर करंट मैकेनिज़्म हुआ। दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप इस सारे पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर यू विल सी हियर सर्टेन कैपिलरीज़। और ये क्या थी? ये हमने पहले ही कहा है, दिस इज़ द एफरेंट जो एंटर कर रही है, एंड जो लीव कर रही है, दिस इज़ द इफरेंट आर्टरियोल, है ना? और इसके बाद हमने एक और चीज़ कही थी कि ये बीच में हमारे पास क्या है? ग्लोमेरुलस है, ठीक है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़। अब देखिए इफरेंट आर्टरियोल जो है, इट कवर्स ऑलमोस्ट होल ऑफ द नेफ्रॉन। देखिए पूरे नेफ्रॉन को इसने अपने इस जाल में फंसा रखा है। और ये जाल क्या है? दिस जाल इज बेसिकली, ये जाल क्या है? इसे हम कहेंगे पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क। ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जो यहाँ पूरे बन रहा है। और यहाँ देखिए आप, इसने इसने बीसीटी को भी कवर किया है, यहाँ डीसीटी को भी कवर किया है, और यहाँ से देखिए ये पूरे इस तरह से इसको क्या कर रही है? कवर कर रही है लूप ऑफ हेनले को भी। और जब ये लूप ऑफ हेनले को यही पेरिट्यूबुलर नेटवर्क कवर करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज, चलिए यहाँ हम ले लेते हैं, दिस नेटवर्क इज नोन एज, ये जो यहाँ है इसने कवर किया हुआ है, दिस इज वाजा रेक्टे। वाजा रेक्टे एक बिल्कुल लूप की तरह देखिए यहाँ पर भी जा रहा है, फिर ये इसको कवर कर रहा है, यहाँ से पूरी तरह से कवर किया है। अब देखिए अगर, अब एक और चीज ध्यान से देखिए, यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब में अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ब्लड कहाँ मूव कर रहा है? देखिए ब्लड कहाँ मूव कर रहा है? ब्लड इज मूविंग डाउनवर्ड्स। ब्लड इज मूविंग डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। और फिल्ट्रेट कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो ये भी क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म है। और जैसे ही ब्लड कहाँ मूव कर रहा है? अपवर्ड्स। ये देखिए यहाँ पर ऊपर जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा। लेकिन फिल्ट्रेट कहाँ मूव कर रहा है? डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। तो यहाँ भी क्या है? दिस इज ए काउंटर करंट फ्लो, ऑपोजिट फ्लो है। तो इसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लूप ऑफ हेनले का, जो हमें यहाँ समझने की जरूरत थी। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो क्या है हमारा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस वेरी पार्ट। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ ये पार्ट दिख रहा है, विच इज DCT, विच इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। चलिए हम इसे समझ लेते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को देख रहे हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, चलिए हम जरा एक बहुत हेडिंग डाल देते हैं, और हेडिंग के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, चलिए फोर्थ पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ देखिए, एज कंपेयर टू द पीसीटी, अब पहली चीज है कि इट इज प्रेजेंट कहाँ है। पॉइंट देख लेते हैं, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। प्रेजेंट इन, अगेन, कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। और अगर कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या है? एंड कंसिस्ट ऑफ एंड लेस कॉइल्ड। ये पीसीटी की तरह हाईली कॉइल्ड नहीं होता, थोड़ा सा कम कॉइलिंग होती है इसमें। दूसरी चीज यहाँ क्या आती है कि इसके पास भी वही क्यूबाइडल एपिथेलियम है, क्यूबाइडल एपिथेलियम है विद माइक्रोविलाई है, लेकिन नंबर ऑफ माइक्रोविलाई लेस है, विद लेस माइक्रोविलाई। क्योंकि यहां पर क्या है
मैं ये कहूँ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रीअब्ज़ॉर्प्शन और सेक्रीशन दोनों होती है, लेकिन बात कहने की है कि यहाँ पर रीअब्ज़ॉर्प्शन कम होगी, ठीक है? और यहाँ पर सेक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है। सेक्रीशन जो ट्यूबुलर सेक्रीशन का काम है, वो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट ये आ जाती है डीसीटी में कि डीसीटी जो है, ये परमिएबल होता है। इट इज़ परमिएबल टू, ये याद रखिएगा, इट इज़ परमिएबल टू सोडियम आयन्स एंड पोटेशियम आयन्स। इसके लिए इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें जब भी देखो ध्यान दो, जब भी ये एक ऐसा रीजन है जिसे जिसके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशलाइज्ड, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड network of cells network of cells known as macula densa। अब देखिए पॉइंट में यहां लिख रहा हूं और इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखो मैक्यूला डेंसा एक ऐसा नेटवर्क ऑफ सेल्स है, स्पेशलाइज्ड सेल्स है, जो कहां पड़े होते हैं, डीसीटी में पड़े होते हैं। और ये डीसीटी के उस रीजन में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन those regions of DHCT, those regions of DCT which is close to glomerulus। देखिए ग्लोमेरुलस के बिल्कुल क्लोज होगा या इफरेंट आर्टरियोल के क्लोज होगा। तो ये क्योंकि अभी तो हमने स्ट्रक्चर में आपने देखा कि स्ट्रक्चर में हमने क्या शो किया, स्ट्रक्चर में हमने शो किया कि डीसीटी आ, पर बेसिकली अगर हम इस बोमेन कैप्सूल को थोड़ा सा इधर ड्रॉ करते और डीसीटी बिल्कुल इसके पास हो जाता है ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेकर आते और डीसीटी को यहाँ ले आते, डीसीटी के सेल्स बिल्कुल ग्लोमेरुलस के क्लोज हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसी डीसीटी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा सेल्स कहते हैं। और ये जो मैक्यूला डेंसा सेल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या करते हैं, इनका काम होता है दे एक्टिवेट जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। देखिए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और एंड एंड प्ले ए की रोल इन सेंसिंग। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, की रोल है इनका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सेंसिंग। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूं, सेंसिंग salt in the or sodium chloride salt in the ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स को ये एक्टिवेट करेंगे और जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स क्या करेंगे, दे प्ले की रोल इन सेंसिंग द सोडियम क्लोराइड साल्ट इन द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। और तभी क्या होगा, देखिए रीअब्जॉर्प्शन of sodium ions from the filtrate। ठीक है, दूसरी चीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होगी फ्रॉम द फिल्ट्रेट। ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में। तो देखो इनका फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन मैक्यूलर डेंसा सेल्स का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन। और ये बेसिकली अगर लास्ट में मैं कहूं तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली मैं ऐसा कहूंगा रेगुलेट, ये रेगुलेट किसकी कर रहे हैं, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। देखो इंटर्न कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम।
तो बेसिकली ये सारा काम जो है जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स ही कर रहे हैं। ये सारा काम जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स कर रहे हैं ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर। लेकिन जब तक ये मैक्यूला डेंसा सेल्स इन जक्स्टामेडुलर सेल्स को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक तो कोई काम डीसीटी में हो ही नहीं सकता। एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकती है सोडियम आयंस की या वाटर की। तो ये बेसिकली सारा मैकेनिज्म हम आगे ऑस्मो रेगुलेशन में पढ़ेंगे, लेकिन लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि ये सेल्स डीसीटी में प्रेजेंट होते हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जहां तक डीसीटी के बाद आगे चलने की बात है, डीसीटी के बाद आप देखिए आगे हम इस रीजन में पहुंच जाते हैं और ये रीजन क्या है? दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब देखिए ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या है, जरा इसको ध्यान से समझें। छोटा सा पार्ट है जो डीसीटी के बाद शुरू होता है और इसके पास क्या है, थोड़ी सी कैपेबिलिटी होती है। थोड़ी सी कैपेबिलिटी इसके पास क्या होती है कि ये यूरिया के लिए परमिएबल होता है। थोड़ा सा हिस्सा इसका यूरिया जो है, यूरिया के लिए परमिएबिलिटी इसमें होती है और बाकी इसमें कोई खास काम नहीं होता है, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है। थोड़ी सी परमिएबिलिटी यूरिया के लिए होती है, जो थोड़ा बहुत आदान प्रदान यूरिया का होता है वो यहाँ बढ़ जाता है। लेकिन बेसिकली यहाँ कुछ नहीं होता, वैसे का वैसा ही फिल्ट्रेट कहाँ चला जाता है? इनटू द these regions which are known as collecting ducts। और कहाँ चला गया वो? कलेक्टिंग डक्ट में चला गया। कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ, आप देखिए कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ ये मेडुलरी रीजन्स में, मेडुलरी पिरामिड्स में चला जाता है। और मेडुलरी पिरामिड से ये देखिए, मैं यहां से ले लेता हूँ मेडुलरी पिरामिड से, ये देखिए मेडुला में एंटर कर चुका है। अब ये सारे नेफ्रॉन्स के जो कलेक्टिंग डक्ट्स है वो यहाँ एंटर हो रहे हैं और एंटर होने के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ चले जाते हैं? इनटू स्टिल वाइटर रीजन्स। कलेक्टिंग डक्ट से ये कहाँ जाएंगे? इनटू स्टिल वाइटर वाइडर regions which are known as ducts of Bellini। ducts of Bellini में एंटर कर जाएंगे। ये मेडुला रीजन में है, पिरामिड में है। duct of Bellini they combine and enter into renal papilla। देखिए फिर रीनल पेपिला में चला जाएंगे। यही नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखिए कहाँ जा रहा है, नेफ्रॉन रीनल पेपिला में। रीनल पेपिला से ये अल्टीमेटली माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स और फिर अल्टीमेटली मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से, रीनल पेल्विस से यूरेटर, देन यूरेथ्रा एंड आउटसाइड। द यूरिन इज पास्ड आउटसाइड। तो ये सारी जो कहानी है, यूरेटर के बाद यूरेथ्रा, फिर नेचुरली यूरेथ्रा के बेसिकली यहाँ यूरिनरी ब्लैडर भी आ जाएगा बीच में, यूरिनरी ब्लैडर में चले जाएंगे और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से आउटसाइड। अब ये देखिए ये एक एक पाथवे है जो यूरिन फॉर्मेशन यहाँ से होती है, फिल्ट्रेट चलते जाता है, अल्टीमेटली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन होते हुए फिर यहाँ से चलता जाएगा और अल्टीमेटली ये देखिए कॉर्टेक्स से होता हुआ मेडुला में आएगा। सो कलेक्टिंग डक्ट से ये कहाँ चला गया? डक्ट्स ऑफ बेलेनी में, डक्ट्स ऑफ बेलेनी से रीनल पेपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड फाइनली आउटसाइड। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है आपने, आई होप हमने कुछ छोड़ा नहीं है। बहुत से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं और स्ट्रक्चर को डिटेल से समझ लिया है, ताकि हम जो आगे आने वाला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में भी आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आता है और इसके साथ साथ आपका जो नीट एग्जाम है उसमें से भी एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं। एंड में हम बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ करेंगे एक इस टॉपिक को खत्म करने के बाद, जैसे कहाँ लूप ऑफ हेनले लॉन्गर होता है, किन एनिमल्स में, किन में एब्सेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ही तरीके से करेंगे, क्योंकि अभी बीच में डालना वो अच्छा नहीं होगा। जैसे टॉपिक खत्म होता है और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर जो कल का होगा उसमें हम देखेंगे 2-3 एमसीक्यू जरूर करेंगे, 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जरूर करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।
थैंक यू वेरी मच।